Hello everyone, welcome to the Manuvlog classes in the session of daily news analysis. I am Naresh Sharma and today is 1st of July 2024 and we are going to discuss the previous day session to test yourself that how much you retained in the last session. So first of all, we will have some questions. Test or yourself. What is the primary aim of the फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? अभी रिसेंटली इंडिया को 4 ऐसे कंट्रीज की लिस्ट में रखा गया है जिनको अभी ऑब्जर्वेंस में रखा जाएगा और इंडिया की जो परफॉर्मेंस है रिसेंट ईयर्स में वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के लिए जो फाइनेंसिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। सो उसी की वजह से जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये न्यूज में रहा। सो यहाँ आपको बताना है कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सो एक्चुअली इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है प्रिवेंट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, यह है इसका प्राइमरी रोल। सो आंसर बी इज करेक्ट। व्हेन वाज द FATF एस्टैब्लिश्ड? FATF को एस्टैब्लिश कर कब किया गया? जब भी ऐसी कुछ बड़ी सिचुएशंस होती है, इवेंट्स होती है, तो उनके बेसिस पर स्टैटिक पोर्शन को भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो FATF was established in 1989. Where is the headquarters of the FATF located? So जो FATF का हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में और इसी पेरिस में है एफिल टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है what additional responsibility was given to FATF in 2001? 2001 में FATF को स्पेशल और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई थी वो थी कि डेवलप स्टैंडर्ड्स टू प्रिवेंट द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। इनिशियली जब इसका फाउंडेशन हुआ था तो टेररिज्म के लिए जो फाइनेंसिंग है वो इसके गोल्स में, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं थी, लेकिन लेटर ऑन इसको ऐड कर दिया गया था। Who has been appointed as the foreign secretary? लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो विक्रम मिस्री हैं ये अपॉइंट हुए हैं फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव। सो दीज वर द 5 क्वेश्चंस टू रिवाइज एंड टेस्ट योरसेल्फ दैट हाउ मच यू रिटेन्ड इन द लास्ट सेशन। और जब भी हम किसी एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो आप उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड गूगल करें, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपने नोट्स में ऐड करें, तब आपके नोट्स कंप्लीट होते हैं। इट मींस आपको स्पून फीडिंग पर डिपेंड नहीं रहना है, बिकॉज जीएस अपने आप में बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और एक लेवल पर जाकर काफी मंथ्स के बाद इसमें आपको कॉन्फिडेंस आता है और चीजें आपके सामने आना स्टार्ट होती है दैट यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। इनिशियल लेवल पर जीएस में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उनका सॉल्यूशन है कि आप थोड़ा सा खुद भी होमवर्क करें और कुछ पॉइंट्स को आप नोट करें, अपनी क्यूरियोसिटी के बेसिस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएं। अब हम चलते हैं अब हम देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बिकॉज कल संडे था तो कल के कुछ टॉपिक्स, कुछ आर्टिकल्स जो है कवर नहीं हुए थे, तो उनको हमने आज कवर करने की कोशिश की है। और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडिया ने वर्ल्ड कप को इस बार विन कर लिया, उसमें विजय हासिल कर ली और ऐसा हुआ है आफ्टर 13 ईयर्स। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो वर्ल्ड कप से आने वाले टाइम में आपके सामने क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो वर्ल्ड कप के बेसिक पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा, ठीक है। और हम बात करते हैं इसमें कि ये जो वर्ल्ड कप है ये कौन सा था, तो ये 2020 वर्ल्ड कप था, ठीक है। और लास्ट जो हुआ इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ। कई बार जो है जो टीम हारती है और जो टीम जीतती है उन दोनों के नेम्स भी पूछ लेता है। प्लस इसका जो लास्ट मैच था वो कौन से स्टेडियम में हुआ, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। और कौन कौन से कंट्री थे जिन्होंने इसको होस्ट किया, आपको पता होगा यूएसए और वेस्ट इंडीज इन्होंने इसको होस्ट किया था, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बेसिक याद रखने होंगे। जैसे स्टेडियम का नाम क्या है, तो स्टेडियम का नाम है केंसिंगटन ओवल और कहाँ पर है ये, बारबाडोस में।
सो ऐसे बेसिक पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा हट करके प्रिपेयर करने होते हैं, केवल न्यूज से आपका काम नहीं चलता जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कुछ और पॉइंट्स की तरफ। बाकी वर्ल्ड कप का तो आपको मोस्टली चीजें पता होंगी, बाकी क्वेश्चंस में हम इनको ऐड करेंगे। वर्ल्ड कप से बेसिक बेसिक क्या क्वेश्चंस बनते हैं आप भी थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिएगा। तो इंडिया इसमें जो है अपनी विजय हासिल कर चुका है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, वुमेन्स राइट्स इज एन इंटरनल इशू से तालिबान अहेड ऑफ यूएन डिस्कशंस। देखो, तालिबान का रूल जब से 2021 अगस्त में आया अफगानिस्तान में, तो तालिबान का रूल जब आया तो उन्होंने वहां पर स्पेशली वुमेन के अगेंस्ट में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। मींस वुमेन की जो फ्रीडम थी उसको पूरी तरह से बैन कर दिया। वो पार्क नहीं जा सकती, वो जिम नहीं जा सकती, वो कॉलेजेस में नहीं जा सकती, विदाउट बुर्का वो 2 कदम बाहर घर से नहीं निकल सकती, विदाउट हिजाब वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। मींस जो शरीयत का शासन है, जो सुन्नत का शासन है, कुरान और हदीसों के बेसिस पर जो शासन है, जो रूल है, वो उसको इम्प्लीमेंट करने का पूरे पूरे एफर्ट्स लगा रहे। अब वर्ल्ड में क्या हुआ कि जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा कि जो तालिबान का रूल है वो ऐसे ही काम कर रहा है जैसे किसी समय पर एक अपार्थीड का सिस्टम था। अगर आपको ध्यान हो, साउथ अफ्रीका में अपार्थीड का सिस्टम था, मींस वहां पर कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। और तालिबान में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो हो रहा है जेंडर के बेसिस पर, कि हम सारा का सारा रूल जो वो वाला इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि इस्लाम के अकॉर्डिंग है। अब वर्ल्ड की सारी कम्युनिटी ये कह रही है तालिबान के अगेंस्ट में कि आप वुमेन के ऊपर क्रूएलिटी कर रहे हो, आप उनकी राइट्स को पूरी तरह से वायलेट कर रहे हो, उनको बेसिक राइट्स मिलने चाहिए वहां की वुमेन को। अब तालिबान को अभी तक, तालिबान ने जो वहां पर उस सिस्टम पर, उस सत्ता पर कब्जा जो किया है, डोमिनेंस जो किया है, अभी तक वर्ल्ड के किसी भी कंट्री ने उसको एज ए गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं किया है। इससे पहले एक मीटिंग कतर की कैपिटल दोहा में ऑर्गेनाइज हुई थी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वहां पर इनको बुलाया नहीं गया। सेकंड मीटिंग में फिर से इनको बुलाया गया, लेकिन इनका इशू क्या था, ये कहते थे कि अफगानिस्तान से, मैं इसी आर्टिकल के सारे पॉइंट्स आपको बता रहा हूं कि अफगानिस्तान से अगर केवल तालिबान आएंगे तो हम इस मीटिंग में आएंगे, और अफगानिस्तान से अगर और कोई भी, कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ या कोई फंडामेंटल राइट्स का मूवमेंट चलाने वाले लोग अगर वो उस मीटिंग में आएंगे तो हम इस मीटिंग में नहीं आएंगे। इतनी बात यहाँ पर हुई तो ठीक है, मीटिंग के लिए वो राजी हो गए। प्लस इनका जो पॉइंट था, तालिबान का जो पॉइंट था, एक बड़ा ही खतरनाक पॉइंट था, ठीक है। और आगे देखते हैं कि उसको जो वर्ल्ड कम्युनिटी है कितना एक्सेप्ट करती है। इनका पॉइंट था कि हम ऐसी किसी भी मीटिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस मीटिंग में वुमेन बैठी होंगी। अफगानिस्तान से किसी भी अगर कोई विमेन को आप इस मीटिंग में इनवाइट करोगे तो हम इस मीटिंग में नहीं बैठेंगे, हम इसको जो है पूरी तरह से बाइकआउट करेंगे। अब वर्ल्ड कम्युनिटी ये कह रही है कि भाई इस तरीके का जो रेट्रोग्रेड टाइप का, कि आप आज से 1400 साल पुराने वही नियम लागू करोगे कि स्त्री और पुरुष एक साथ नहीं बैठ सकती। यहाँ आप देख रहे होंगे बुर्के में कि एक पूरी तरह से कवर्ड है ये महिलाएं, तो ये उसी लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं तालिबान जो है अफगानिस्तान की सोसाइटी को। तो तालिबान के लिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आगे हम देखते हैं इसके लिए क्या कर सकते हैं, और वर्ल्ड की किसी भी गवर्नमेंट ने अभी इनको एक्सेप्ट तो नहीं किया है। सो विमेन को लेकर के पूरा वर्ल्ड जो है वो इसको लेकर के चिंतित है कि वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा विमेन के अगेंस्ट में कहीं पर उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो हो रहा है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, एक छोटी सी न्यूज है, अमेज़न का नेटिव वंडर्स इसको कहा जाता है। ये है एक फेस्टिवल, और इस फेस्टिवल में कलर और उसके कॉस्ट्यूम्स, उनका डांस, उनका अपना कल्चर, उनकी नेटिविटी, उनकी यूनिकनेस बहुत कुछ दिखाई देती है। और कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में फ्रेम हो जाते हैं। यहाँ से मेन ये बनता है कि ये जो डांस है इसका नाम है बोई बुम्बा डांस, और फोकलो डांस है, लोकल डांस है। ये कहाँ का है? ये अमेज़ोनाज मींस ब्राजील का ये डांस है। ब्राजील के जंगलों में वहां पर जो ट्राइब्स हैं वो इस डांस को करती हैं। नाम क्या है इसका? बोई बुम्बा डांस। तो बस इतना सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये डांस
इंडिया की किसी ट्राइब का है या ब्राजील का है। सो इट इज ब्राजील का डांस है ये। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कि न्यू हाई। अभी जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें कुछ एक नया रिकॉर्ड भी बना कि अभी तक हम 2020 की हिस्ट्री की बात करें तो 2020 वर्ल्ड कप की जो हिस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा रन अगर अभी तक किसी ने बनाए हैं तो ये इंडिया की टीम ने 176 हाईएस्ट स्कोर जो है बनाया है। सो इंडिया की टीम इसमें हाईएस्ट रही है और आई होप कि जब इन्होंने इतने सारे स्कोर बनाया तब जाकर के ही, अदरवाइज एक टाइम तो ऐसा आया था कि 30 बॉल 30 रन ऐसी सिचुएशन आई कि लग ही नहीं रहा था कि इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीत जाएगा। ठीक है, तो बाद में फिर जो है चीजें थोड़ी सी और इंडिया के फेवर में हुई और इंडिया आखिरकार इसको जीत गया। धोनी साहब भी कह रहे थे कि उस समय तक तो मेरी भी धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन उस समय इंडिया की टीम ने जो कूल रखा, अपने माइंड को काम रखा, उसकी वजह से वो उसको जीत पाए। तो इंडिया का जो स्कोर था, कई बार ऐसे एग्जाम जो ऐसे मैचेस जो होते हैं उनमें स्कोर पूछ लेते हैं, तो इंडिया का स्कोर था 176 और किसके अगेंस्ट में, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में। जगह का नाम था ब्रिजटाउन और ये है आपकी बारबाडोस में, और बारबाडोस एक कंट्री है, कैरिबियन रीजन में आता है ये। ठीक है, वहां पर उन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया। इससे पहले अगर किसी का हाईएस्ट स्कोर था तो वो था ऑस्ट्रेलिया का, जब उन्होंने 173 का स्कोर किया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में। दुबई में जब मैच हुए थे 2021 में, मींस लास्ट वाला जो इससे पहला जो 2020 वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसकी बात यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो हाईएस्ट स्कोर अभी तक तो 176 का है। अब आ जाते हैं हम, ये जो 1 जुलाई से जितने हमारे जो 3 नए लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज, उनका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया है। अब उसी को लेकर के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। न्यू क्रिमिनल लॉज इन इफेक्ट अमेंडमेंट्स सून। बात यहाँ पर आ रही है कि इसमें ऐसे बहुत सारे क्रिटिसिज्म इसके निकल करके आ रहे हैं तीनों के तीनों लॉज के, कि उन तीनों में ऐसे बहुत सारे लूप होल्स हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट में हैं, जस्टिस के अगेंस्ट में हैं और पुलिस को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स देते हैं। अगर बेसिक से पॉइंट्स की मैं बात करूं, क्रिटिसिज्म की तो बात हम बाद में करेंगे। बेसिक सा पॉइंट क्या है कि इसमें जो नई बात आई है कि पहले एक 0 एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट था, अब उसकी जगह पर एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया गया कि आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में हो और कहीं से भी आप एफआईआर अपनी रजिस्टर कर सकते हो, अब वो एरिया उस थाने के ज्यूरिसडिक्शन में आता हो या ना हो। दूसरा इनका सिस्टम है कि भाई आपको पुलिस में कंप्लेन कराने के लिए उस थाने में विजिट नहीं करना पड़ेगा, आप ऑनलाइन अपनी कंप्लेन को रेज कर सकते हो। दूसरा है इसमें ए पर्सन कैन नाउ रिपोर्ट इंसिडेंट्स बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन विदाउट नीड टू विजिट पुलिस स्टेशन। और इसमें एक पॉइंट और है कि अब ऐसे बहुत सारे क्राइम्स और इंसिडेंट्स होंगे जिनकी वीडियोग्राफी, जिनकी फोटोग्राफी कंपलसरी होगी एज एविडेंस। वरना पहले तो बहुत दिक्कत आती थी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होते थे उनको एक्सेप्ट करवाने में, बिकॉज उस समय के हिसाब से 1860 का आईपीसी हमारा था और लेटर ऑन हमारा सीआरपीसी था, तो उसमें वो चीजें नहीं थी। तो इस बार इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, चाहे वो वीडियोज हों, फोटोज हों या आपके ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, उनको सबको कंपलसरी कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास में जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस हैज टू बी विद इन 45 डेज डिलीवर करना होगा। होता क्या है, कई बार आपका बहुत सारे मीन्स प्रोसीडिंग्स चलती रहती हैं और बार बार तारीख पे तारीख मिलती रहती है, और एक टाइम आता है कि जब फाइनल हियरिंग होती है और उसमें जज मीन्स फाइनल हियरिंग हो जाती है और जजमेंट को रिजर्व रख लिया जाता है। अब होता क्या था कि फाइनल हियरिंग के बाद भी उस जजमेंट को कई महीनों तक, सालों तक वो लगा रहता था साइड में, लेकिन जज साहब उसका जजमेंट अनाउंस नहीं करते थे कि एक्चुअल में जजमेंट क्या रहा। सो अब इसमें एक नया नियम है कि जो जजेस होंगे उनको 45 डेज में, जब फाइनल हियरिंग हो गई, जजमेंट आना है, तो 45 डेज में उनको अपना जजमेंट देना होगा। और कुछ ऐसे नए प्रोविजंस भी इस बार इसमें लाए गए हैं, जैसे कि फॉल्स प्रोमिस, शादी का प्रॉमिस कर दिया और फिर उसके बाद में शादी नहीं की तो वो भी एक क्राइम बन जाएगा। गैंग रेप को पहले स्पेशल अलग से उसमें हमारे आईपीसी में नहीं था, अलग से इसको इंक्लूड किया गया है।
मॉब लिंचिंग हमारे यहाँ पहले हमारे उसमें लॉ में नहीं था, उसको भी अब इंक्लूड कर लिया गया है। तो ऐसे कुछ नए लॉ हैं, जैसे कि सोशल सर्विस या कम्युनिटी सर्विस जैसा कॉन्सेप्ट भी लेकर के आए हैं कि छोटे छोटे जो क्राइम्स होते हैं उनको कम्युनिटी सर्विस जैसा उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में इसमें और जो उन्होंने चेंज किया है कि वुमेन स्टेटमेंट ऑफ अ वुमेन रेप विक्टिम विल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर। मींस अगर किसी वुमेन के साथ में रेप का कोई इंसिडेंट है और वो रिपोर्ट अगर वहां पर दे रही है तो उस वुमेन से उनका स्टेटमेंट केवल वुमेन पुलिस ऑफिसर ही लेगी, और उस महिला के साथ में जिसने रेप जैसी घटना का इंसिडेंट को रिपोर्ट किया है उसके साथ में उसके रिलेटिव या उसके गार्जियन भी होंगे। डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर गैंगरेप ऑफ माइनर। अब अगर किसी माइनर का गैंगरेप होता है या रेप होता है तो उसमें अब जो है डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया है। और क्या इसमें चेंज हुआ है, सेडिशन को उन्होंने सेसेशन के साथ में या एक्ट अगेंस्ट द कंट्रीज सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। पहले जो सेडिशन का केस हुआ करता था, आई होप आर्टिकल सेक्शन 124A के अंडर में आता था आईपीसी में, अब उसको हटा करके इन्होंने एक अलग से सिस्टम ऐड किया है कि सरकार के अगेंस्ट क्राइम को बजाय उन्होंने डिफाइन किया है कि ऐसा कोई भी क्राइम जो इंडिया की यूनिटी इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में हो तो उसको अलग से डील किया जाएगा। ये कुछ इसमें नए नए जो है प्रोविजंस हैं। और अगर इनको मैं समराइज करूं इसके इस आर्टिकल में से, तो बेसिक सी बात कि प्रोसीजर एंड कंडीशंस फॉर अरेस्ट बेल एंड कस्टडी बताता है कौन, हमारा जो BNSS है, भारतीय न्याय सुरक्षा संस्था। ये वैसे ही है जैसे कि CRPC है, और वो भी इन्हीं चीजों से डील करती थी और ये भी करता है। BNS जो है वो IPC की जगह पर होगा, IPC को जो है रिप्लेस करेगा। और इसमें एक जो लूप होल वो ये है कि इसमें सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट मैन एंड ट्रांसजेंडर्स इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो आने वाले टाइम में इसको भी ऐड किया जाएगा। तो इस चीज को लेकर के देखो, जो सेक्सुअल क्राइम है वो किसी बॉय के साथ में हो सकता है, किसी पुरुष के साथ में हो सकता है, किसी ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ में हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसे कोई सेक्शन को रखा ही नहीं गया है। तो ये एक बड़ा लूप होल है। अब अगर इस ड्यूरेशन में ऐसा कोई क्राइम होता तो क्या उसको सॉल्यूशन होगा, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये कहना है कि जो पुलिस है वो अदर उससे मिलते जुलते रिलेवेंट जो है सेक्शंस हैं उनमें उस क्राइम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी जल्दी ही इसमें ये वाला प्रोविजन लेकर के आएंगे। जैसे किसी ट्रांसजेंडर के साथ में अगर उसका सेक्सुअल असॉल्ट उस पर हुआ है, ठीक है, तो उसको उस केस को हम जैसे कन्फाइनमेंट हो गया, फिजिकल हर्ट हो गया, ऐसे सेक्शंस में हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं जो पुलिस ऑफिसर्स हैं। फिर उन्होंने कहा है कि रात को 12 बजे के बाद 1 जुलाई से ये स्टार्ट हो जाएगा। और पहले जो FIR 154 में होती थी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, अब वो सेक्शन 173 में कन्वर्ट हो जाएगी वहां पर, ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि IPC और CRPC वो भी अभी साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे, बिकॉज जो केसेस पहले के थे वो आगे तक पहले वाले ही लॉ के अकॉर्डिंग डील होते रहेंगे। और 1 जुलाई या इसके बाद के जितने केसेस होंगे उनके लिए लागू होगा BNS या BNSS या इंडियन एविडेंस एक्ट का ही जो रिप्लेसमेंट है, दैट इज भारतीय साक्ष्य संहिता, तो वो उसमें होगा। बाकी CCTNS जो है उसमें भी अपग्रेड किए गए हैं FIR को रजिस्टर करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो भी मैंने आपको बताया कि वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग और ये सबको जो है कंपलसरी कर दिया है। और उसमें जो फॉरेंसिक इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, उसके एविडेंसेस हैं वो भी कंपलसरी कर दिए गए हैं सर्टेन केसेस में। बाकी होम मिनिस्ट्री अपना उस साक्ष्य के लिए मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में भी शायद डिस्कस किया था कि ई-साक्ष्य एक एप्लीकेशन है, उसके थ्रू पुलिस जो है केसेस से रिलेटेड एविडेंसेस को उस पर कलेक्ट कर सकती है, फोटो वीडियो ऑडियो। दूसरा इन्होंने ये बोल दिया है कि भाई जो स्टेट्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग कुछ सेक्शंस में अमेंडमेंट कर सकते हैं और अपने स्टेट लेवल पर उन वो जो सेक्शंस हैं उनमें जो क्राइम है उसको वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, थोड़ी बहुत अमेंडमेंट उसमें वो कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर उसी का एक एग्जांपल देते हैं कि दिल्ली पुलिस का अपना उन्होंने एक ऐप पहले से ही बनवा लिया है जिसका नाम है ई-प्रमाण, ठीक है। तो बोला ऐसे ही अदर जो ऑफिशियल जो स्टेट्स हैं
वो भी अपने अपने कुछ ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस बना सकते हैं। आईपीसी के जो नई वाली है बीएनएस, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है वो जो अपोजिशन रेज कर रही है कि इनको रोक दिया जाए, तो स्टेट्स को परमिशन है कि वो कुछ चेंजेस उसमें कर सकते हैं। अब इसमें एक मेजर प्रॉब्लम जो दिखाई दे रही है वो ये दे रही है कि जब इन जो एविडेंसेस को अगर रिकॉर्ड किया जाएगा तो वो जो डेटा क्लाउड पर सेव होगा, ऑनलाइन जो डेटा सेव होगा, उसकी सिक्योरिटी का इनके पास में क्या सिस्टम है। बिकॉज डेटा लीक जैसे प्रॉब्लम्स हमेशा आते रहते हैं, और सपोज करो उस क्राइम या क्रिमिनल या किसी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड डेटा अगर लीक हो गया और इंटरनेशनल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं हमारे दुश्मन कंट्रीज की, उनके हाथ में वो डेटा लग गया, बड़ी बड़ी गूगल जैसी कंपनी जो उनके हाथ में डेटा लग गया, क्रिमिनल्स के नेटवर्क्स हैं, टेररिस्ट के नेटवर्क्स हैं, उनके हाथ में वो डेटा लग गया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है लोगों की प्राइवेसी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी जो है लाइफ के लिए। सो वो एक बड़ी चिंता है। इस पर देखते हैं क्या अभी डिसीजन आएगा कोई, तब हम उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में जनरल द्विवेदी, जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, उन्होंने अभी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का पोस्ट जो है ले लिया है, और इससे पहले जो जनरल मनोज पांडे थे उन्होंने इनको आगे जो है हैंड ओवर कर दिया अपने इस पोस्ट को। क्या इसमें मेजर पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, और मनोज पांडे इससे पहले उन्होंने अभी वो रिटायर हो गए। जब ये यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं तो अदर बहुत सारा रीशफल भी उसमें होगा, और वो भी हुआ है। और इनका जो फोकस होगा, जैसे कि हम बात करें कि अगर जो जनरल द्विवेदी सर जो है बन चुके हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो अदर जो ऑफिसर्स होंगे वो भी अदर पोस्टेस पे उनका रीशफल होगा। बाकी इनका कहना है कि ऑपरेशनल फोकस एंड जो है प्रायोरिटीज, तो इनकी मेन प्रायोरिटीज होंगी कि हम अपनी आर्मी को कैसे ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं उसमें, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। उनके बैकग्राउंड की इसमें अगर बात करेंगे तो रीवा के सैनिक स्कूल में इन्होंने स्टडी की थी, और यहीं से आपसे मैं क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ कि जिस रीवा के स्कूल से जनरल द्विवेदी सर ने अपना स्टडी की थी, रीवा के स्कूल के सैनिक स्कूल से, वहीं से एक पर्सन और हैं और उन्होंने भी वहीं से स्टडी की थी, इनके क्लासमेट थे और आसपास में इनके रोल नंबर्स थे, वो भी वहीं से पढ़े और बाद में आकर के इंडिया की ही, अब मैं आपको ऑप्शन दे दे रहा हूँ, नेवी और एयरफोर्स, इनमें से किसी एक के चीफ हैं वो भी, ठीक है, दोनों साथ में पढ़े थे वहां से। अब आप मेरे को बता दीजिए कि वो कौन है, उनका क्या नेम है। भाई आर्मी के चीफ तो बन ही गए, बचे आपके पास में दो ऑप्शन, नेवी एंड एयरफोर्स, तो उसमें से बता दीजिए। बाकी जो जनरल द्विवेदी साहब हैं ये जाने जाते हैं बहुत ज़्यादा, इनको मीन्स टेक्निकल इंटीग्रेशन का अच्छे कॉन्सेप्ट इनके क्लियर हैं, बहुत अच्छी समझ रखते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में आर्मी की क्या नीड्स है। अदर की अपॉइंटमेंट्स, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये अगर जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन गए हैं, तो फिर वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बना है, बिकॉज जैसे ही उस पोस्ट से ऊपर कोई आता है तो तुरंत उस पोस्ट को भी फिल कर दिया जाता है। सो वो है NS राजा सुब्रमणी, ये बन चुके हैं वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। सो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि आने वाले नेक्स्ट टाइम में यही बनेंगे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जब जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिटायर होंगे। तो अब यहाँ पर कुछ कंसर्न की बात हो रही है, इमरजेंस ओवर PNSS, प्रोविजन ऑन पुलिस कस्टडी। अब पूरे इंडिया में बहुत सारी जगह पर जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो लीगल ल्यूमिनरीज हैं, जो लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, स्पेशली एडवोकेट्स, उनके अपने कंसर्न हैं इन लॉज को लेकर के, बिकॉज उनका मेन कंसर्न ये निकल कर के आ रहा है कि जो ये न्यू लॉ है, ठीक है, जो सेट टू रिप्लेस CRPC, इन्होंने बेसिकली CRPC को रिप्लेस करने वाले BNSS पर अपने कंसर्न्स रेज किए हैं। इन्होंने ये कहा कि भाई पहले इन्होंने ये कहा था, मींस स्टार्टिंग में जब CRPC थी तो 15 डेज के आसपास तक की कस्टडी मिलती थी, पुलिस कस्टडी, लेकिन अब जो नया लॉ है वो 15 डेज से ज्यादा की कस्टडी दे रहा है पुलिस को, ठीक है। उसमें भी और क्या दे रहा है कि सपोज करो किसी को जुडिशियल कस्टडी मिल गई, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी के बाद भी किसी को पुलिस कस्टडी दी जा सकती है। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में एक बेसिक डिफरेंस होता है। जुडिशियल कस्टडी होती है उसमें पर्सन जेल में रहता है और जजेस की निगरानी में वो होता है, मीन्स वहां पर उनके साथ में ज्यादा फिजिकल टॉर्चर, थर्ड डिग्री के चांसेस नहीं होते। लेकिन जब पुलिस कस्टडी होती है तो उसको अपने पास थाने में रखते हैं, और ज्यादातर जो टॉर्चर वाले केसेस होते हैं वो
पुलिस कस्टडी में होते हैं, पुलिस कस्टडी में डेथ होती है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो पुलिस कस्टडी के लिए जो टाइम दिया जा रहा है 15 डेज से भी ज्यादा का, अप टू इवन 60 डेज तक की जो है उनको पुलिस कस्टडी मिल सकती है। सपोज करो कि अगर किसी को 2 महीने तक, 2 मंथ तक पुलिस कस्टडी अगर मिल जाती है तो उसकी राइट्स का तो पक्का वायलेशन होना है। क्योंकि अभी भी जब पुलिस को इतनी सारी पावर्स उसमें नहीं थी, तब भी पुलिस लोगों के साथ में हमेशा से अत्याचार करती चली आई है। और अगर पुलिस को हम ऐसे लॉज के थ्रू बहुत ज्यादा पावर्स देंगे तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में होगा ये, और इंडिया जो है फिर एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बजाय पुलिस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अभी इसमें कुछ नए जो सेक्शंस उन्होंने ऐड किए हैं, तो एक सेक्शन जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो आप रोड से कहीं पर जा रहे हैं और पुलिस वाले ने आपको रोका, आपका कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मांगा या आपको कुछ भी कहा कि ये काम आप करो, आपने नहीं माना, आपने 2 क्वेश्चन उनसे पूछ लिए, ठीक है। तो अब आपको सीआरपीसी में वो ये भी पावर दे रहे हैं पुलिस को कि पुलिस ने यदि कोई आदेश दिया तो आपको मानना ही होगा, अगर नहीं माना तो पुलिस आपको तुरंत अरेस्ट करके ले जा सकती है। और पुलिस को लगा कि ये छोड़ देना चाहिए तो वो छोड़ देगी, और नहीं लगा तो नहीं छोड़ेगी। अब जब पुलिस को ये पावर नहीं थी तब तो आम आदमी के साथ में हमेशा क्रुएलिटीज होती थी। अब अगर पुलिस को आप इतना एक्स्ट्रा पावर दे रहे हो तो आम आदमी को ही इसमें दिक्कत होगी। प्लस इन्होंने जो नया चेंज किया है कि भाई 14 डेज तक की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का टाइम रखा है कि कोई भी एफआईआर करने से पहले सर्टेन केसेस में 3 साल से 7 साल तक की जिनमें सजा होती है, उनमें इन्होंने कहा है कि 14 डेज तक की वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे। अगर उनको लगेगा कि ये क्राइम ज्यादा हैवी है या हल्का है तो उसके हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब अगर पुलिस को ही आपने ये पावर दे दी कि पुलिस डिफाइन करेगी, डिसाइड करेगी, वो जो आईओ होगा, जो दरोगा होगा थाने में, वो डिसाइड करेगा कि ये क्राइम भयंकर है या हल्का है, तो फिर जुडिशरी को क्या, फिर उसमें आप कहाँ लेकर के आओगे अगर पुलिस ये डिसाइड करेगी तो। अब अगर 14 दिन का टाइम आपने उनको दे दिया पुलिस को कि वो डिसाइड करे, वहां पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे, तो होगा क्या, इन 14 दिनों में लोगों से फिर लिया जाएगा पैसा, करप्शन बड़ी तेजी से बढ़ेगा और हाई लेवल पर इसमें करप्शन होगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं दिनों में खेल होगा किसी के नाम को उस एफआईआर से निकालने का, किसी नाम को उसमें ऐड करने का, बिकॉज 14 दिन बहुत होते हैं, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, तो ऐसे सेक्शंस को वो रिजेक्ट कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट सीधा बोलेगा कि कोई भी अगर हीनियस क्राइम है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तुरंत उसकी एफआईआर करो। पुलिस ये डिसाइड नहीं करेगी कि कौन सा केस हीनियस है और कौन सा नहीं है। तो इसको लेकर के बहुत सारे इश्यूज उठ रहे हैं और आने वाले टाइम में फिर से वही होगा कि ये सारे के सारे सेक्शंस जुडिशरी के सामने जाएंगे और जुडिशरी इनको रिजेक्ट करेगी। फिर से वही दौर चल जाएगा कि फलाने केस में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया था तो ये वाला जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीजें फिर से होने वाली है। नेक्स्ट आपके लिए मेरे पास में एक कार्टून है, इसको आप देखें और मेरे को बताएं कि इससे ये क्या मैसेज हमको मिल रहा है ना। आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। जो न्याय की देवी जिसको हम कहते हैं, हाथ में उनके तराजू है, हाथ में तलवार है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। ये यहाँ पर पुलिस देख लीजिए, पुलिस इनके सामने रेड टेप जो है बिछाती चली जा रही है, रेड कारपेट। अब आप इसका मैसेज मेरे को बताइए कितने लोग इसमें समझे कि इस कार्टून के थ्रू क्या मैसेज दिया जा रहा है। हमारे जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उनको लेकर के, उनका पुलिस के साथ में रिलेशन और जुडिशरी के साथ में रिलेशन, उसको लेकर के आपको इसमें बताना है कि क्या इसमें से मैसेज आपको समझ में आया। अब आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है और आज की ये लास्ट जो करंट अफेयर है। मोदीज विजिट टू मॉस्को टाइमली से एक्सपर्ट्स। पिछले काफी टाइम में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो मॉस्को नहीं गए हैं बहुत लंबे टाइम से, और इसको लेकर के बहुत सारे मीन्स लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कि इंडिया के जो रिलेशंस हैं रसिया के साथ में थोड़े से डाउन जा रहे हैं। सो अभी आने वाले टाइम में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत ही जल्दी रशिया की एक विजिट पर होंगे और वर्ल्ड को जो मैसेज जाना था कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो कभी भी डाउनफॉल पर नहीं थे, वो हमेशा बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों ही कंट्री, वो आगे भी रहेंगे। तो ऐसे कुछ मैसेजेस वगैरह इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें और वैसा कुछ विशेष नहीं है, बैकग्राउंड की कुछ चीजें बताई गई हैं, क्या पॉलिटिक्स में बातें होती हैं वो सब दिया गया है। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो जब ये
इनकी मीटिंग फिक्स हो जाएगी कि किस डेट को जाएंगे, कब से कब तक इनकी विजिट होगी, उसके बाद इस पर आर्टिकल्स आएंगे, तब हम उनको डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल हमने इसमें कई सारे पॉइंट्स को, आर्टिकल्स को डिस्कस किया। आपसे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं, तो आप मेरे को यहाँ बेसिक से क्वेश्चन जो आपसे पूछे थे वो बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इस सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए सेशन में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।